जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के अस्तित्व। और उस परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए हम एक तर्क देखेंगे जिसका नाम है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, या फिर डिजाइन आर्गुमेंट, या फिर अगर मैं उसको अंग्रेजी में कहूँ तो उसको कहते हैं रूपरेखा तर्क। और उसको समझाने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही अच्छे एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर सी फिलिप, जो कि एक पीएचडी होल्डर है क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में। और ये बहुत बड़ा एक पद है उनका। तो हमारे पास साक्षात एक साइंटिस्ट है जो हमें ये बताएंगे कि परमेश्वर के अस्तित्व को कैसे डिजाइन आर्गुमेंट से साबित किया जा सकता है। और लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारे साथ है हमारे ब्रदर शेरी पॉल सनी, जो कि सत्य टुडे फाउंडेशन के डायरेक्टर है, जो कि मेरे साथ बहुत बार जुड़ चुके हैं। तो वो सर को लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और सर बहुत ही अच्छे से हमें उसको समझाएंगे। जी ब्रदर शेरी, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू। शेरी पॉल जो मुझसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं, ये पेशे से इंजीनियर है। आ, इसके पहले भी वे मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और अब प्रश्न पूछने के लिए उनका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर जॉनसन सर। एंड मुझे मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। तो आज का टॉपिक वही डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट है, और उसके अंदर हमने थोड़े सारे क्वेश्चंस निकाले। लाइक अराउंड 6 क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, या 7। तो अगर आप रेडी हो तो मैं पहला क्वेश्चन पूछूं आपको। पहला प्रश्न पूछने के पहले, ये जो डिजाइन आर्ग्यूमेंट है, क्या मैं उसका एक सारांश दे दूं? हाँ सर, ये सर। आप मान के नहीं चलेंगे कि सब लोग जानते हैं। हो सकता है ऐसा भी कोई व्यक्ति आज इस वीडियो को देख रहा हो जो ये ना जानता हो कि डिजाइन आर्ग्यूमेंट या रूपरेखावाद क्या है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आ, नास्तिक लोग हमेशा ही अस्तित्व के विरुद्ध प्रश्न और आपत्तियां उठाते रहे हैं, और उसके जवाब में मसीही जगत ने ईश्वर के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। इसके बहुत सारे कारण बताए हैं, ढूंढे हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो कारण समझा जाता है वो है रूपरेखावाद या डिजाइन आर्गुमेंट, जिसका सारांश यह है कि जहां भी हम कोई डिजाइन देखते हैं तो उसके पीछे डिजाइनर होना जरूरी है। इस सारे विश्व में एक माइक्रोस्कोपिक जीव से लेकर या माइक्रोस्कोपिक कण से लेकर इस विश्व में बड़े से बड़े जो पिंड पाए जाते हैं, सब में हम किसी न किसी तरह का डिजाइन देखते हैं। और जब ये देखते हैं तो हमको ये सोचना ही पड़ेगा, ये हमें सोचने को बाध्य करता है कि इन सब की रचना किसी व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। यह है रूपरेखावाद। तो अब अपना प्रश्न स्टार्ट कर दो। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन ये है, इफ डिजाइन रिक्वायर्स अ क्रिएटर हु क्रिएटेड द क्रिएटर, यानी अगर जो रूपरेखावाद आप बोलते हैं उसको अगर किसी क्रिएटर ने बनाया है, हाँ। राइट, डिजाइन किया है उन्होंने, तो उनको डिजाइनर को किसने डिजाइन किया है? नास्तिकों के म्यान में इसको सबसे पावरफुल तलवार समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम रूपरेखा जहां भी है उसको देखेंगे तो हम हमेशा ये देखेंगे कि जो रूपरेखा है वो जिस कैटेगरी का है, उस रूपरेखा को बनाने वाला उस कैटेगरी का नहीं है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप को नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को मनुष्य लिखता है। आप कहेंगे कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो प्रोग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एआई है, इसको भी एआई ने नहीं बनाया है, इसके पीछे मनुष्य का हाथ है। तो जिस चीज में हम डिजाइन देखते हैं और जिसने डिजाइन बनाया, ये दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसलिए आप एक ही प्रश्न दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।
कार अपने आप को नहीं डिजाइन करता है, कार को मनुष्य डिजाइन करता है। फैक्ट्री अपने आप को नहीं डिजाइन करती है, फैक्ट्री को मनुष्य डिजाइन करता है। फैक्ट्रीज में जो रोबोट्स हैं जो कि कार को बनाते हैं, ये रोबोट अपने आप का निर्माण नहीं करते। तो जो रोबोट है या जो फैक्ट्री है और उसका निर्माण करने वाला है, ये दोनों एक ही कैटेगरी नहीं है। यहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो रोबोट्स है, फैक्ट्री है, मशीनें हैं, उनको मशीनें नहीं एक अन्य कैटेगरी बनाता है। इसलिए मशीनों को बनाने के लिए जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो वही प्रश्न उस व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो कैटेगरी भिन्न है। ये पहली पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, लॉजिक या तर्कशास्त्र में जब हम इन चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते 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 एक ऐसे अल्टीमेट कॉज, फाइनल कॉज तक पहुंचते हैं जिसका कोई कॉज नहीं है। वो हमेशा बाकी चीजों से भिन्न होता है। यदि वो बाकी चीजों के समान ही है तो उसका भी कारण होगा, लेकिन अल्टीमेट कॉज, लॉजिक ये मानता है कि अल्टीमेट कॉज जो है उसका कोई कॉज नहीं है और वो बाकी चीजों से भिन्न है। इसलिए ये प्रश्न की आ, हर डिजाइन्ड चीज को डिजाइन करने वाला होता है, तो डिजाइन करने वाले को किसने डिजाइन किया, वो इस बेसिक गलत फहमी में है कि जो डिजाइन किया गया है और जो डिजाइन कर रहा है ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी के नहीं है। इस बात को हम साफ साफ समझे। इसलिए परमेश्वर को डिजाइन करने वाला कौन है, यह प्रश्न बेसिकली कंसेप्ट की गलत फहमी है। हम्म, पूछने वाला ये मान के चल रहा है कि जो डिजाइन किया गया है और डिजाइनर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। एक ही कैटेगरी के नहीं हम्म। है। इस कैटेगरी पे जो कंडीशंस लागू होते हैं वो उस कैटेगरी में नहीं होते हैं। ठीक है सर, वो अच्छा अच्छा कुछ रिस्पॉन्स था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूछना है। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक एथिस्ट ने कहा कि जो वेगस नर्व है जो ह्यूमन बॉडी में है वो यूजलेस है। तो इफ इंटेलिजेंट डिजाइनर थे तो उन्होंने ये यूजलेस पार्ट बॉडी में क्यों रखा? तो आपका क्या रिस्पॉन्स है सर उस? हाँ, तुमने वो वीडियो मुझे भेजा, बहुत अच्छा किया। मैंने उसको पूरी तरह से देखा। उसमें वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और एक के बाद एक पॉइंट देता चलता है कि देखने पे एकदम से लगता है अरे बाप रे, ये तो सही कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि क्यों लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है। ये एक बात है जो अपोलोजेटिक्स में प्रैक्टिस करने वाले हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि क्यों नास्तिक लोग जब बोलते हैं तब एकदम से सुनने वाले को लगता है कि ये सही है। नास्तिक का रोल क्या है? डिस्ट्रक्शन, विनाश करना। उसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो धुआंधार प्रश्न पूछते चले जाइए, धुआंधार स्टेटमेंट बोलते चले जाइए, सामने वाले को लगेगा कि ये सही बोल रहा है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण दूं। कांच की चीजें बेचने वाली एक दुकान में, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक कांच ही कांच के पात्र और अन्य चीजें भरी हुई हैं, वहां एक सांड घुस जाए तो बर्तनों का क्या होगा? सब टूट जाएंगे। उसके लिए सांड को कुछ विशेष सोचना पड़ता है क्या? कुछ प्लान करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुल इन ए चाइना शॉप। सांड घुस जाएगा, इधर उधर जाएगा, सब नीचे गिर के टूट जाएगा। नास्तिक लोग बुल इन ए चाइना शॉप वाला वो टेक्निक यूज करते हैं। इसको मना कर दो, उसको मना कर दो, इसको इनकार कर दो, उसको इनकार कर दो, उसके बारे में कोई उदाहरण दे दे। इस वीडियो में उस बंदे ने यही किया है। और मेरे जैसे अनुभवी अपोलॉजिस्ट ने भी जब पहली बार सुना तो लगा कि अच्छी बातें कर रहा है। बाद में सेकंड राउंड उसने जो कहा उसमें से एक एक पॉइंट को आइसोलेट किया, तब पता चला कि यह तो कांच की दुकान में सांड वाला खेल है। वो जस्ट डिस्ट्रक्शन कर रहा है। जो बोल रहा है, वो जो
उन विषयों को सही रीति से हैंडल करता है वो उस दुकानदार के समान है जो जानता है कि आ, चीनी का मर्तबान वहां जाना चाहिए, कब वहां जाना चाहिए, बड़े मेहनत का काम है। तो अब मैं आपको इन चीजों की सच्चाई बताना चाहता हूं। उस अच्छा। बंदे ने कहा कि आ, जानवरों के शरीर में और मनुष्य के शरीर में वेगस नर्व नाम की एक चीज होती है। मैं शायद ये पन्ने यहां से जो उठा रहा हूं ये हो सकता है बीच में दिखाई दें। मेरा काम उस सांड के समान नहीं है जाके इधर मना करे उधर मना करे और सब तोड़ ताड़ के। मेरा काम उस दुकानदार के समान है जो हर चीज को जमाना चाहता है, इसलिए मैंने बाकायदा उन प्रश्नों के ऊपर अनुसंधान किया और सामने रखा है जिससे कि मैं गलत ना बोलूं। अच्छा। वेगस नर्व मनुष्य के शरीर में ही ले लेते हैं, जानवरों के शरीर में भी है, हम्म। लेकिन मनुष्य के शरीर में जो वेगस नर्व है उसके बारे में बोल देंगे तो वो सब जानवरों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 12 इस तरह के नर्व हैं या 12 पेयर नर्व हैं जिनको वेगस नर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो छोड़े, इन 12 पेयर वेगस नर्व्स के बारे में नास्तिक वैज्ञानिकों के बीच में जो नास्तिक हैं उन उन लोगों ने दावा करना शुरू किया कि ये बिल्कुल किसी काम के नहीं है और इसलिए मनुष्य शरीर में इनकी उपस्थिति इस बात को बताती है कि मनुष्य को किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने नहीं बनाया है। यहाँ दो तीन गलतियां हैं। पहली गलती यह है कि कई बार अच्छे और अनुभवी डिजाइनर जब किसी चीज की रूपरेखा बनाकर उसका निर्माण करते हैं तो इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल देते हैं जिनका समय आने पर उपयोग होता है। अब ये शर्ट देखिए जो मैंने पहन रखा है। आज जब मैं इस शर्ट को पहन रहा था, बटन लगा रहा था, तो सब सारे बटन बाहर को है, सबसे नीचे एक बटन है जो अंदर को है। शर्ट पहनने में उस बटन का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो नालायक जब उसने शर्ट सिया तो लापरवाही से एक अंदर को सी दिया क्या? नहीं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात को याद रखा कि इस शर्ट में जो बटन है, इस शर्ट को सारे हिंदुस्तान में लोग पहनेंगे, शायद विदेश में भी जाए, एक आध बटन टूट जाए तो जिसका वो शर्ट है वो उस बटन को ढूंढेगा, मिलेगा ही नहीं कहीं। ये कुछ स्पेशल बटन है। तो आजकल तो रेडीमेड जो कपड़े आते हैं सब में ये तरीका हो गया है कि अंदर एक या दो बटन एक्स्ट्रा लगा देते हैं जो उपयोग शून्य है, देखने में उपयोग शून्य है, लेकिन जो डिजाइनर है उसने एक विशेष उपयोगिता के कारण उनको वहां पर रखा है। तो जब भी हम शरीर में किसी नर्व या किसी भी चीज के बारे में सुनते हैं तो पहली बात हमारे मन में ये होनी चाहिए, हो ना हो डिजाइनर ने किसी कारण से रखा होगा। जहां तक वेगस नर्व की बात है, 12 जोड़ी वेगस नर्व मस्तिष्क से निकलकर शरीर के कई भागों में जाते हैं और इनमें से हर नर्व जो है उसकी उसका विशेष फंक्शन है, उसकी उपयोगिता है। उदाहरण के लिए दिल के पंप करने का रेट को वो नियंत्रित करता है, हाजमे को या डाइजेशन को, सांस लेने को। उसके अलावा शरीर में और भी बहुत सारी बातों को वेगस नर्व नियंत्रित करता है। इसलिए उस नास्तिक का ये कथन कि वेगस नर्व उपयोग शून्य है और इसलिए इसका डिजाइन किसी ने नहीं किया है, ये अपने आप में वो कांच की दुकान में सांड के घुसने के समान है, जाके सब तोड़ ताड़ दिया। लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है कि उसने जो कहा था उसमें कोई तथ्य नहीं है। अच्छा। अच्छा आंसर था सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट्स एग्जिस्ट होता है ह्यूमन आई में। जो हाँ। हम आँख आँख जो इंसानों का आँख है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होता है। तो अगर एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है
तो क्यों वो ऐसा ब्लाइंड स्पॉट्स मीन्स डालते आंखों के पीछे? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां भी मैं दो बातें बताना चाहता हूं। हम में से जिसने भी कार ड्राइव किया है वो इस बात को जानता है कि हर कार में एक पर्टिकुलर एंगल होता है, जहां देखो तो आपको उसके उस पार कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वहां ऊपर से फ्रेम आता है। मैंने आज से लगभग 16 साल पहले जब मारुति एको परचेज किया, तो मैं तो हैरान हो गया कि मारुति एको जो है उसका जो साइड जा रहा है उसके कारण एक सड़क पर एक पर्टिकुलर एंगल आप देखेंगे तो आपको दिखता नहीं है। तो उसका मतलब यह है क्या कि मारुति एको, जिन लोगों ने 90 करोड़ रुपया खर्च करके डिजाइन किया था, वे लोग मूर्ख थे? नहीं। जहां भी डिजाइन किया जाता है पदार्थ की मदद से, तो हर डिजाइन की अपनी सीमाएं होती है। पदार्थ अपने आप में ना तो शाश्वत है, ना अनंत है, ना सर्वशक्तिमान है। इस कारण पदार्थ की अपनी सीमाएं हैं। तो एको खरीदने के बाद ये मैंने महसूस किया। मुझे ड्राइव करके जो भाई घर लाए थे उन्होंने तो सर पीट लिया कि भैया इसमें तो एक साइड में ब्लाइंड स्पॉट है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला हमारी गाड़ी में भी है। हर गाड़ी में होता है, क्योंकि ऊपर से जो फ्रेम आता है जिसके बीच में वो फ्रंट ग्लास रहता है, वो फ्रेम के पार देखने की कोशिश करो तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए डिजाइन में इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं वो डिजाइनर की मूर्खता के कारण या डिजाइनर के अनुपस्थिति के कारण नहीं है, मटेरियल पदार्थ की विशेषता है। अच्छा, अब आंखों के बारे में देखें तो आंखों के अंदर काफी सारे नर्व्स होते हैं, और रेटिना में भी काफी सारे नर्व्स होते हैं। ये नर्व ब्रेन में जाकर जो हमने देखा है वो सिग्नल देते हैं। रेटिना के बीचों बीच में से होकर ये नर्व जाते हैं। तो रेटिना के बीचों बीच जहां नर्व जाते हैं वहां पर या तो नर्व जा सकते हैं या रेटिना हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दीवार में छेद करके आपने पाइप इधर से उधर भेज दिया, और यदि कोई आके कहता है कि बाप रे ये दीवार दीवार नहीं है, ऐसा नहीं है। दीवार से पाइप उस तरफ ले जाना और कहीं ना कहीं तो छेद करना ही पड़ेगा। तो सृष्टिकर्ता ने रेटिना के बीचों बीच वो एरिया रखा जहां से सारे नर्व ब्रेन को जाते हैं। ये डिजाइन की खामी नहीं है, ये डिजाइन की जरूरत है। लेकिन जिस डिजाइनर ने आंखों को डिजाइन किया उन्होंने एक कार्य और किया, और वो ये है कि दोनों आंखों में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो अलग अलग जगह है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं जाते। इसका परिणाम यह है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो यदि वो किरण इस आंख के ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है तो इस आंख के ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण हम उसको देख सकते हैं। तो मेटीरियल या पदार्थ को लेकर जब डिजाइन करते हैं तब इस तरह की कई सारी बातें होती हैं। लेकिन डिजाइनर ने तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिना डिजाइन के अपने आप ही पैदा हो गया। डिजाइनर ने एक आंख में जो ब्लाइंड स्पॉट है उसका इलाज दूसरे आंख में किया, वहां जो है उसका इस आंख में किया, जिसके कारण कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं देख रहा हूं तो मैं अंधा हो गया हूं, दिखता नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट तो ऐसी चीज है जिसको सिर्फ विशेष टेस्ट के द्वारा ही दिखाया जा सकता है, सामान्य दृष्टि के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट डिजाइन की खामी है यदि कोई व्यक्ति कहता है, तो ये पदार्थ के बारे में उसका जो ज्ञान है, उस नास्तिक का जो ज्ञान है, उसकी खामी को प्रदर्शित करता है, ना कि डिजाइनर की खामी को। राइट सर, बराबर है सर। सर इसमें ऐसा भी है ना सर कि आई मीन इन केस अगर हमने एक गाड़ी बनाया किसी ने भी, और वो गाड़ी में समझो एक फीचर है जो किसी को पसंद नहीं आया, हाँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि डिजाइनर एग्जिस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली। आप आपको पसंद नहीं आया लेकिन वो प्रूफ नहीं है, इवन इफ कुछ आपको लगता है कि बराबर नहीं है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, या आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर ही नहीं है गाड़ी के पीछे। एग्जैक्टली, हाँ। तुमने दो बातें कही, एक आपको फीचर पसंद नहीं है, दूसरा आपको अनुमान नहीं है कि ये फीचर है क्या। तो राइट।
उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजाइनर को इनकार कर दें कि डिजाइनर नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट से संबंधित ये बात होगी। आगे। सर बाद में दूसरा क्वेश्चन ये है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हाँ। वो भी एक पॉइंट है। उसमें है क्या, इफ इफ लाइफ वाज क्रिएटेड, एक पर्पसफुल डिजाइनर है, अभी ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं, पर्पसफुल डिजाइनर बेसिकली क्वेश्चन है, तो व्हाई डिड ही क्रिएट समथिंग जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसा चीज है, क्यों उन्होंने बनाया है? या अ, उद्देश्य के साथ यदि मनुष्य को या जीव जंतुओं को डिजाइन किया गया है, तो उद्देश्य के साथ जब सृष्टि की गई है तो उसमें उपयोग शून्य अंग कैसे आ गए। वेस्टिजियल ऑर्गन का हिंदी है उपयोग शून्य। नास्तिकों ने और नास्तिकों के जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं एवोल्यूशनरी लोगों ने इसका बड़ा हल्ला किया था कि मनुष्य शरीर में और जानवरों के शरीर में बहुत सारे उपयोग शून्य अंग हैं। मनुष्य के शरीर में 1800 ईस्वी में पहली बार यह प्रस्ताव रखा गया कि मनुष्य के शरीर में 86 अंग हैं जो किसी काम के नहीं हैं। रॉबर्ट बियर्ड शेम नाम के एक व्यक्ति ने यह प्रपोज किया था। और एवोल्यूशन वालों की तो चांदी ही चांदी हो गई, बाप रे इतने सारे उपयोग शून्य है ऑर्गन है। तो उन्होंने उसके साथ जोड़ना शुरू किया और फाइनली 20वीं 19वीं शताब्दी के अंत आते आते मनुष्य शरीर में 180 के करीब अंग या ऑर्गन्स ऐसे वो जो है बायोलॉजी की किताबों में लिस्ट रहता था कि ये उपयोग शून्य अंग है। ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए ना तो कोई कारण है, ना इसका मतलब यह है कि ईश्वर मूर्ख है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। हम मूर्ख हैं जो बिना किसी चीज को समझे बिना एकदम से घोषणा कर देते हैं। जैसे तुमने कार के बारे में कहा था, कार में ऐसी कई चीजें हैं जिनको एक औसत आदमी, खासकर जिसने पहली बार कार खरीदा है, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, किस लिए है। उपयोग शून्य या वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो 180 के करीब थे, 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में एक एक करके लुप्त होके चले गए, क्योंकि विज्ञान ने या मेडिसिन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनका उपयोग जो है ढूंढ निकाला। उदाहरण के लिए अपेंडिसाइटिस, हमारे शरीर में आंतों से जुड़ा हुआ अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन है, जिसके बारे में बायोलॉजी की किताबें बड़ा चढ़ा के लिखते थे। मैं इतना जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं 9th 10th 11th में पढ़ता था, तो उस समय डंके की चोट पे लोग कहते थे कि जब मनुष्य जानवर था, उस समय कई भोजन वस्तुओं को हजम करने के लिए एंजाइम्स और अन्य रासायनिक वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के लिए अपेंडिक्स हुआ करता था। बाद में वो जानवर जब मनुष्य बन गया तब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, लेकिन एवोल्यूशन ने उसको हटाया नहीं। ये नास्तिक भी वही कहता है, एवोल्यूशन अपने आप में एफिशिएंट या दक्ष नहीं है, हटाया नहीं, वो वहीं टंगा हुआ है। परिणाम यह है कि पेट में जरा सा दर्द नहीं हुआ। 1960 आदि की बात मैं बोल रहा हूँ। मैं 70 साल का हूँ, इसलिए 1950 से मुझे चीजें याद है। 60 आदि में किसी को जरा सा पेट दर्द हुआ, लाया लिटाया, अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया। 1980 और 90 के दौरान ये बात पता चली कि मनुष्य शरीर में अपेंडिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तुम दोनों ने कितने लोगों का अपेंडिसाइटिस हटाते हुए देखा है अपने जीवन काल में? ना के बराबर है, दो देखा है। मैं जब टीनेजर था तब मैंने 20 लोगों के अपेंडिक्स हटाते हुए देखा था। उस समय ट्रेंड था, ये तो उपयोग शून्य अंग है, इसको हटा दो। उसी तरह से जब मैं टीनेजर था, गले में दर्द हुआ, टॉन्सिल्स को रिमूव कर दो, क्योंकि ये उपयोग शून्य अंग है। ये 180 में एक अपेंडिक्स था, एक टॉन्सिल्स था। आज ये टॉन्सिलेक्टमी का नाम नहीं सुनते। आज मैं जिस समाज में रह रहा हूं, यहाँ गले में दर्द वाले बहुत है, किसी का टॉन्सिल रिमूव नहीं किया, क्योंकि बाद में पता चला कि मुंह में जो कीटाणु हैं
उनको पेट में जाने से बचाने के लिए टॉन्सिल्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उसके अलावा टॉन्सिल्स के और भी बहुत सारे रोल हैं। तो इस तरह से उपयोग शून्य अंग, जिसको एवोल्यूशन के लिए बड़ा सपोर्ट माना जाता था और जिसको एथिस्ट लोग, नास्तिक लोग बड़ा आर्ग्यूमेंट समझते थे, आज स्थिति यह है कि शरीर में जो 180 उपयोग शून्य अंग बताए जाते थे उसमें एक भी उपयोग शून्य नहीं है, स्पष्ट हो गया है। इतना स्पष्ट होने के बावजूद दो बातें अपन ने मनुष्य शरीर से ले ली, एक तो वेगस नर्व, और तीन बातें ले ली, एक तो वेगस नर्व, एक ब्लाइंड स्पॉट और एक उपयोग शून्य अंग। इन सब के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है, ये जानकारी कहीं लुका छुपा के किसी ने नहीं रखा है। ये जानकारी व्यापक तौर पे अवेलेबल है। ये जानकारी व्यापक तौर पर उपलब्ध होने के बावजूद यदि कोई नास्तिक इन आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेता है, जिसको आ, दसियों साल पहले गलत सिद्ध किया जा चुका है, तो उसका मतलब या तो वो नास्तिक झूठ बोल रहा है, जानबूझकर झूठ बोल रहा है, या उसने अपना होमवर्क सही नहीं किया है, सही रीति से नहीं किया है। तो वेगस नर्व उनकी तो अत्यंत उपयोगिता है। ब्लाइंड स्पॉट डिजाइनिंग की एक जरूरत है। जिस तरह से हम कमरे में छेद करके वायर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसी तरह से नर्व उसके थ्रू जाते हैं। तीसरी बात, 180 के करीब उपयोग शून्य अंग जो गिनवाए गए थे, आज उनमें से कोई भी उपयोग शून्य नहीं रह गया है। आज हम इस बात को समझ गए हैं कि सबके सबका उपयोग है और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। उनको शरीर से जहां तक हो सके हटाना नहीं है। तो इसलिए वो जो आर्ग्यूमेंट था वेस्टिजियल ऑर्गन या उपयोग शून्य अंग, वो भी गलत आर्ग्यूमेंट है, बेकार है। राइट सर, थैंक यू सर उसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यह पूछना है अभी, कोई लोग कहते हैं कि द डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ चांस और एक्सीडेंट। ये हाँ हमने लास्ट टाइम भी शायद इंटरव्यू में ऐसा थोड़े हाँ एग्जांपल्स देखे थे, हाँ तो इसके ऊपर आप हाईलाइट करना चाहते हो, इज हाँ इट हाँ, लाइक? मैं इस बार भी, वो अंग्रेजी में था इंटरव्यू, आज मैं इस इंटरव्यू में बताना चाहता हूँ कि चांस जिसको कहा जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं संभाविता। संभाविता एक ऐसी चीज है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक लोग 1800 से करते आए हैं। 1800, 1900 और अब 2025 तक में संभाविता का इतना गहन और इतना व्यापक अध्ययन हो गया है कि अपने आप में वो मैथमेटिक्स का एक फील्ड हो गया है। मेरा परिचय 1900 1976 में संभाविता से हुआ था, जब मेरे नास्तिक प्रोफेसर ने मुझे इस विषय से आ, आ, परिचय दिया था, क्योंकि एमएससी प्रीवियस में एक विषय था। जब हम संभाविता का अध्ययन करते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है, या प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मैटर और एनर्जी को एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए छोड़ दो, तो प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि उनके अंदर जो क्रम है वो हमेशा क्रमहीनता की तरफ जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है, दवाई लेते हैं, लिखा रहता है कि एक्सपायरी डेट से पहले यूज करें। क्यों? इसलिए कि कमरे में जो टेम्परेचर है, जो हवा है, उससे वो धीरे धीरे उस दवा में जो क्रम है वो धीरे धीरे क्रमहीनता की तरफ चला जाता है। टॉनिक लेते हैं, उसमें तो ये भी लिखा रहता है कि डायरेक्ट सनलाइट से अलग रखें। और टॉनिक की ज्यादातर बोतलें जो हैं वो डार्क कलर की होती हैं, क्योंकि सूर्य की रश्मियां प्रवेश करती हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स है वो टूटने लगते हैं। तो अपने आप या प्रोबेबिलिटी के आधार पर ऑर्डर हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जाता है। यह है पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे विश्व में हम इस तरह के ऑर्डर देखते हैं जो कि पदार्थ का अपना स्वयं का गुण नहीं है। जैसे आप एक घड़ी के अंदर के पुर्जों को देख लें, तो घड़ी के पुर्जों को यदि हम खोलकर देखें, तो वहां बहुत सारे
एक बहुत ही जटिल यंत्र नजर आएगा। उसके अंदर एक या अनेक प्रकार के धातु हमको मिलेंगे। इन धातुओं का स्वाभाविक गुण है कड़ापन, लेकिन इन धातुओं का स्वाभाविक गुण नहीं है कि वे व्हील्स बन जाएं, गियर बन जाएं, और वो भी हर गियर का हर दांत जो है वो एक विशेष एंगल पर कटा हुआ हो। ये उसका स्वाभाविक गुण नहीं। तो जब हम एक घड़ी देखते हैं तो उसके अंदर जो पहिए हैं या जो गियर है, वो उस पदार्थ का, जिस पदार्थ से वो बना है, उसका स्वाभाविक गुण नहीं। उसको डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, घड़ी भी कई प्रकार के होते हैं। एक 50 रुपए का गुजरात का बना हुआ, जिसमें प्लास्टिक गियर है, वो भी खूब चलते हैं बाजार में। एक नॉर्मल जो मैं तुम जो घड़ी यूज करते हैं, एक जिसका यूज पायलट लोग करते हैं, जहां अनेक प्रकार के टाइम एक ही घड़ी के ऊपर दिए रहते हैं। एक होता है, मैंने सिर्फ चित्रों में देखा है, जिसको क्रोनोमीटर कहा जाता है। क्रोनोमीटर की विशेषता यह है कि हमारी आम घड़ी, मेरी घड़ी एक दिन में 5 मिनट स्लो हो जाती है। अच्छे क्वालिटी की घड़ी हो तो हफ्ते में 5 मिनट स्लो हो जाती है, और अच्छे किस्म की हो तो महीने में 5 मिनट स्लो हो जाए। क्रोनोमीटर की विशेषता है कि वो यदि 100 साल चले तब शायद 1 सेकंड का अंतर आता है। ये अपने आप थोड़ी हो जाता है। क्रोनोमीटर के अंदर जो गियर वगैरह होते हैं वो इतने जटिल होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि एक अच्छा घड़ी साज भी उसको नहीं खोल सकता है। उसको क्रोनोमीटर के एक्सपर्ट के पास ही भेजना पड़ता है। ये सब धातुओं से बनी चीजें हैं, लेकिन धातु का अपना गुण नहीं है कि वे इस तरह के गियर बनाए या गियर बन जाए। और गियरों का अपना गुण नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ उस क्रम में जुड़ जाएं। यदि क्रोनोमीटर के सारे गियरों को एक डब्बे में डाल के उसको शेक किया जाए तो क्रोनोमीटर नहीं बनता है। तो इसलिए हम जैसे भी देखें, जहां भी देखें, जिस कोण से भी देखें, इस विश्व में जो जटिलता है, अणुओं परमाणुओं से लेकर आकाश गंगा या उससे भी बड़े बड़े जो बॉडीज आकाश में हम देखते हैं, उसमें जो क्रम है, उसमें जो जटिलता है, वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो पदार्थ का गुण है ही नहीं। पदार्थ का गुण यह है कि पदार्थ और ऊर्जा को साथ साथ जोड़ दिया है, तो जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में बदल जाता है। राइट। सर कोई यही लाइन में कोई कोई कहते हैं कि ऐसा जैसे कि बिग बैंग हुआ है। हाँ, वो कहते हैं कि बिग बैंग इज अ उसके थ्रू में जैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं, बिग बैंग के थ्रू सब कुछ ऑर्डर में आया है। लेकिन हम रियलिटी में देखते हैं, समझो कि एक कोई कूड़े कचरे का जगह है, वहाँ पे किसी ने अगर बॉम्ब फोड़ दिया, यस, तो उसके बाद एक मर्सिडीज बेंज नहीं आता। यस। तो हाउ डज मर्सिडीज बेंज छोड़ो, एक पेंसिल बन जाता है क्या? नहीं, नहीं सर। तो वही मुझे मुझे हमेशा यही लगता था सर कि बिग बैंग एक आंसर है, लेकिन बाद में लॉजिकली हम लोग उसको सोचेंगे तो सेंस नहीं बनता कि हाउ टू गेट ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर यस, या आउट ऑफ अ बैंग। यस। तो एक, हाँ बिल्कुल, ये तुमने सही उदाहरण दिया। मैं वही बोलने वाला था कि बहुत सारे कूड़े कचरे के ढेर में, मान के चलो उसमें घड़ी के भी पार्ट्स हैं, और हम्म, उसमें कुछ मर्सिडीज के भी पार्ट्स हैं, तमाम तरह के हैं। उसके बीचों बीच बम फोड़ दिया जाए तो एक जगह मर्सिडीज खड़ा हो जाए और एक जगह जो है घड़ियां जो है वो लिट जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि उसके अंदर जो पार्ट्स वहां डाले गए थे, उनका विध्वंस और हो जाता है, वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बिग बैंग विश्व में जो ऑर्डर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ मैं एक 2 मिनट के लिए डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। बिग बैंग का बड़ा नाम है। वो कहते हैं ना कि दूर से सुनकर आए थे तेरा बड़ा नाम, पास आके पता चला कि ये तो कचरे का है ढेर। बिग बैंग की कुछ वही स्थिति है। नास्तिक लोग बिग बैंग का बहुत डंका पीटते हैं। इन नास्तिकों को ये नहीं मालूम है कि बिग बैंग को चैलेंज करके और 9 थियरीज आ चुकी है।
इस समय कुल मिला के 10 बिग बैंग थियरी है। इनमें से हर हर कोई कहता है कि मेरी थियरी सही, मेरी थियरी सही है। उसमें से कोई भी, सबके सब थियरी लेवल पर पढ़े हुए हैं। इसलिए बिग बैंग तो किसी चीज का उत्तर है ही नहीं, सिर्फ एक एक थियरी मात्र है। उसको अपने रास्ते जाने दो, वो ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। राइट। सर ये कभी कभी एथिस्ट शायद मेरे को लगता है कि ये बड़े बड़े साइंटिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, और जो जो ले में पीपल है उनको समझ भी नहीं आता, तो उनको लगता है कि हाँ इन्होंने ज़्यादा ये लोग ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हाँ। तो उसके वजह से उन्हें कुछ मालूम होगा, और जो जो रिलीजियस लोग हैं हाँ। उनको कुछ नहीं पता। तो यस। ये मीन्स एक अपील टू, आई वुड से एक अथॉरिटी जैसा कुछ फैलेसी है, जिसके पास ज्यादा डिग्री है शायद वो उस वो अपनी व्यक्ति। अथॉरिटी को ऐसे शब्दों में झाड़ता है जो सुनने वाले को पता नहीं चलता। तो सुनने वाले को लगता है कि अरे बाप रे, सामने वाला जो है वो बहुत बड़ा विद्वान है और मैं मूर्ख का मूर्ख हूं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली वो मूर्ख ही है। उसको ये बात सोचनी चाहिए कि वो विद्वान जानबूझकर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है जो मैं समझ ही नहीं सकता, और इसलिए उसको रोको, उससे पूछो कि तुम जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है। राइट। तो ऐसा एक आदमी मैं बाद में आप के साथ डिस्कस करते हैं, वो एक क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कोई है, आप हाँ, जानते हैं शायद, वो दीपक हम चोपड़ा। देखेंगे हम उसको, बाद में देख लेंगे उनके, और इंटरव्यू में देख लेंगे। तो देख लेंगे सर। आज तो डिजाइन आर्ग्यूमेंट ही चलने दो। यस 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 सर। और कोई प्रश्न? हाँ सर, एक लास्ट ये है कि क्या नेचुरल लॉज जो बोलते हैं, कैन नेचुरल लॉज बी द रीजन बिहाइंड एनी ऑफ फॉर्मेशन? अभी कोई बोलते कि ये मुझे भी बहुत सही आर्गुमेंट नहीं लगता, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वी कैन क्रिएट समथिंग, ऐसा बोलते थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो वैसे ही क्या बोलते हैं, क्या ह्यूमन बींग्स भी नेचुरल प्रोसेस से कुछ फॉर्म हुए, वैसा उन साइंट ऑलमोस्ट लाइक एथियस्ट लोग हैं, उन लोग उसका रीजन हाँ। बोलते हैं। हाँ। क्या आपको एक्चुअली क्या, इज एवोल्यूशन, इट पॉसिबल? या बेसिकली तुम जो बोल रहे हो वो दैट इज एवोल्यूशन, कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा एटम एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़कर मेगा मॉलिक्यूल बने, मेगा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़कर लिविंग सेल बने। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इनके ऊपर काफी अनुसंधान हो चुका है, और ये अनुसंधान इस बात को बताते हैं कि यदि पदार्थ को अपने पर छोड़ दिया जाए तो इस तरह से अपने आप एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मेगा मॉलिक्यूल, मेगा मॉलिक्यूल से लिविंग सेल, ये नहीं बनते हैं। बल्कि अम, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के ऊपर छोड़ दिए जाए तो प्रकृति में जो मॉलिक्यूल है वो टूट फूट और जाते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ फल देता है, फल गिर जाता है, कुछ समय में सड़ जाता है। क्यों? प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा क्रम को तोड़ती हैं, बनाती नहीं है। तो आप पूछेंगे कि पेड़ फल दे रहा है, ये भी तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, लेकिन उस प्राकृतिक प्रक्रिया के पीछे उस पेड़ में जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो जिम्मेदार है। एक सेल के अंदर जो डीएनए है, उसमें एक एनसाइक्लोपीडिया के तुल्य जानकारी होती है। वो इंफॉर्मेशन उस पेड़ को जड़ें भेजने के लिए, पत्ते भेजने के लिए, समय पर फल देने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। उन पेड़ों के अंदर जो जीन्स हैं, वे जीन्स समय समय पर उस पेड़ को क्या करना चाहिए वो उस पेड़ से करवाते हैं। इसलिए पेड़ फल देते हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। उसको हम स्वाभाविक प्रक्रिया कहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पेड़ का स्वभाव है फल देना। लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया के पीछे जीन्स जिम्मेदार है। लेकिन जब उस पेड़ में से फल जमीन पर गिरता है तो प्राकृतिक प्रक्रिया उस फल के सड़ जाने की है। इसलिए इस विश्व में पदार्थ और ऊर्जा को एक साथ छोड़ दिया जाए, ऑर्डर हमेशा डिसऑर्डर में बदल जाता है।
सर यहाँ पे मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो शायद वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों लोगों को कैंसर होता है, या बच्चे क्यों डिफॉर्मिटी के थ्रू आते हैं? तो ये सब चीज़ के बारे में कभी एथिस्ट बोलते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट होता है तो वो अच्छा खुदा नहीं है, क्योंकि ये सब डिफॉर्मिटीज है तो हम ये सब निकाल देते थे। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके लिए? द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग एंड इविल हम बोलते हैं। ये एक तो ऐसा प्रश्न है जो मैं हमेशा सुनता आया हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि तुम एक नास्तिक हो। ठीक है, एक नास्तिक के रूप में तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा। जवाब देने से पहले मैं पलट कर तुम नास्तिक से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि यदि ईश्वर मनुष्य से स्नेह करते हैं तो फलानी 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 चीजें नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए लॉजिकल कारण दे सकते हो क्या? तो वो तो दो चीज़ है, वो शायद बोल सकते हैं कि अच्छा खुदा इतना पावरफुल होता तो अच्छा चीज़ ही करना चाहिए उन्हें। उनका एक वो कहता था। सवाल ये है कि तुम्हारा इस ये तुम्हारी डेफिनेशन है। हम्म। क्या जरूरी है कि तुम्हारे डेफिनेशन के अनुसार ही ईश्वर कार्य करे? राइट। हाँ, नास्तिक तो अपने हिसाब से डेफिनेशन देगा। क्या जरूरी है कि नास्तिक का डेफिनेशन सही हो? इसलिए ये जो प्रश्न है कि यदि प्रभु अच्छे हैं तो दुनिया में क्यों हम बुराई देखते हैं, लॉजिक में इसको फैलेसी ऑफ डबल क्वेश्चन कहा जाता है। जहां आप पूछ रहे हैं एक प्रश्न, लेकिन उसके पीछे एक प्रश्न और छुपा हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जिससे कि हमारे जो श्रोता है वे इस बात को समझ सके। हम्म। ये जस्ट एक कहानी है। आज से कुछ साल पहले कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। वकील बार बार कह रहा था कि हाँ या ना में जवाब दो। तो जो जिसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा था उसने कहा कि हर प्रश्न का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। फाइनली जज जो है वो बहुत नाराज हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे एक प्रश्न पूछो जिसका जवाब मैं हाँ में या ना में दे सकूं। तो उसने कहा कि माय लॉर्ड, आप अभी भी अपनी पत्नी को पीटते हैं क्या? लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन। उस राइट। एक प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न छुपा हुआ है। उसी तरह से जब नास्तिक पूछता है कि एक स्नेही परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए संसार में बुराई क्यों है, दर्द क्यों है, नास्तिक ये मान के चलता है कि एक स्नेही परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए विश्व में ये चीजें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? तुम डिफाइन करोगे या परमेश्वर डिफाइन करेंगे कि उस जगत में क्या होना चाहिए? राइट। तो जब नास्तिक लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो हमको जवाब नहीं देना चाहिए। राइट। हमको उस प्रश्न के पीछे छुपे हुए प्रश्न के बारे में नास्तिक को यह बताना होगा कि भैया पहले तो तुम उसके लिए कारण दो, और जब तुम कारण दोगे तो फिर मैं उत्तर दूंगा। राइट। राइट। थैंक कई यू सर। बार यह प्रश्न हमको टफ इसलिए लगता है, हम्म। या मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, हम मसीही लोग कायर हैं। हम्म। कोई भी नास्तिक सांड के समान क्लास हाउस में घुस आता है तो हम डर जाते हैं। हम्म। उसने ना तो कुछ सोचा है, ना अनुसंधान किया है, बस आके फायर। जिस तरह से मशीन गन लेके कोई बच्चा सब जगह फायर कर रहा है। ये लोग जो प्रश्न पूछते हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके बदले हमें काउंटर क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि भैया इसके पीछे जो तुम छुपा हुआ प्रश्न है पहले उसका जवाब तुम तो दो। राइट। हमारी जो मान्यता है वो क्यों है, उसका लॉजिकल कारण बताओ तो हम भी फिर लॉजिकल कारण बताएंगे। दैट इज द आंसर। राइट सर। सर इसमें प्रभु ये यीशु ने इस टेक्निक का उपयोग किया था जब लोगों ने आके पूछा था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है क्या? प्रभु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है परमेश्वर की ओर से था या मनुष्य? उन्होंने सर पीट लिए कि ऐसा जवाब दो तो मरते हैं, वैसा जवाब दो तो मरते हैं। हम लोगों को भी प्रभु के समान एग्रेसिवली नास्तिकों से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियंस हमेशा सामान्य से अधिक स्ट्रॉन्ग नींव पर खड़े हुए हैं। समस्या इतनी है कि हम में से कई लोगों ने इन विषयों का गहन अध्ययन नहीं किया है। इस कारण हम अपनी नींव को समझ नहीं पाते हैं। ओके।
तो इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली क्यों इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लॉजिक से ज़्यादा वो शायद एक इमोशनल क्वेश्चन भी है। इमोशनल भी। बिकॉज किसी का रिलेटिव हाँ कैंसर से या किसी का बच्चा डिफॉर्म उसमें हाँ है, हाँ। तो ये आप उनको बोलोगे कि ये गॉड का डिज़ाइन था ऐसा करके, तो ऑफेंड भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऑफेंड हो जाते हैं। तो इसमें लॉजिकल एरर भी है, राइट। और फैलेसी ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, एक से अधिक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और राइट उनके द्वारा जनता को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। सर। इसलिए ये प्रश्न सुनते हैं तो लोग अचानक जो है चकित रह जाते हैं, साइलेंट रह जाते हैं, उनसे जवाब नहीं दिए बनता है। राइट सर। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड में शायद हम हमारे पास है आंसर वैसे क्वेश्चंस का, लेकिन एक एथिस्ट वर्ल्ड में आप क्या बोलोगे जिसको कैंसर है या जिसको वो है, टफ लक, या ये था आपका, कोई आंसर रैंडम। देने की जरूरत नहीं है। राइट, उनके साइड में कुछ है ही नहीं सर, मतलब उनको एक। बताना पड़ेगा राइट। कि यदि स्नेही परमेश्वर है तो इस दुनिया में दुख और दर्द क्यों नहीं होना चाहिए। राइट। आप बताइए, ये उस एथिस्ट को पहले बताना पड़ेगा। हम्म। हाँ, दैट इज इट। या थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट वाज रियली गुड, माय अच्छा था सर प्रिविलेज, पूरा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज। लगा कि सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एक एक, हाँ, स्पेशली वेस्टिबुलर ऑर्गन्स एंड ब्लाइंड स्पॉट और वो सब टॉपिक्स में इट्स वेरी मच ये साइंटिफिक पॉइंट से भी आप लेके आए इसको। और वो जो तुमने मुझे जो वीडियो भेजा था, उस राइट सर। जो बंदा है उसको तो सिर्फ 4 शब्द बोलना है, ये हम्म। बेकार है, वो बेकार है, वो है, ये है, ये है। राइट और ये सर। बात बहुत स्पष्ट है कि उसने इन विषयों के ऊपर किसी भी तरह का रिसर्च नहीं किया है। ये राइट सर। गूगल सर्च कर लेता हम्म। तो उसको पता चलता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन राइट। कांच की दुकान में सांड के घुसने के समान नास्तिक लोग जो है उनका तरीका यह है कि राइट। इसको गलत बोलो, उसको गलत बोलो, उसको गलत बोलो, और इसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। और हम मसीही लोग एकदम से जैसे मशीन गन का बुलेट एक के बाद एक आते हैं, तो आदमी जो है उसको अपन हिंदी में बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, हम लोग वैसे खड़े हो जाते हैं। राइट सर। हाँ, एक्चुअली लॉजिकली हम्म। मसीही जगत, बाइबल बाइबल पर विश्वास करने वाले हम्म। नास्तिकों की तुलना में 1000 गुना मजबूत नींव पर खड़े हुए हैं। राइट बस सर। हमें अपनी नींव ढूंढनी पड़ेगी। राइट सर। और अब तो नींव ढूंढना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। राइट सर। इस जमाने में लाइब्रेरीज नहीं थी, आज तो आप हम्म। लगभग हर विषय पर इंटरनेट पे गवेषण कर सकते हैं। राइट। इसलिए मसीही जगत को हम्म। नास्तिकों के विरुद्ध काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए राइट पूर्ण बल और शक्ति के साथ उठ खड़े होने का समय आ गया है। राइट सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत खूब था। माय प्रिविलेज। आकाश, जी आकाश। मुझे, मुझे लगता है मेरे पास एक सवाल है। हाँ चलो उसको भी पूछ लो। सवाल ये है कि जब भी मैं देखा हूँ बड़े बड़े जो रिचर्ड डॉकिन जैसे बहुत बड़े बड़े नास्तिक है, या फिर माइकल शेमर हो गए, ये सारे लोग यूनिवर्स के जब डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक लकीएस्ट यूनिवर्स होगा। हो सकता है बहुत सारा यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, और दूर आकाशगंगा से कहीं पे भी ऐसा यूनिवर्स होगा जो हमें पता नहीं है। तो ये भी एक लकीएस्ट यूनिवर्स होगा, चांस बाय चांस, या फिर एक मल्टीवर्स का थ्योरी वो देते हैं। तो आप हमें ये अभी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इस आर्ग्यूमेंट को हाँ, हम कैसे समझे और एक रिफ्यूटेशन भी दे सके, और हमारे नास्तिक भाई को भी ये समझा सके कि नहीं, ये एक फ्लॉडेड आर्गुमेंट है। ये एक अच्छा प्रश्न है। आकाश, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इसका जवाब 2-3 प्रश्नों के रूप में दिया जा सकता है। पहली बात, हमारा ये जो यूनिवर्स है, इसके अलावा अन्य कोई यूनिवर्स ढूंढा जा चुका है क्या? तुम बताओ। फिलहाल तो नहीं है, हमारे पास कोई नहीं। सबूत नहीं है इसका तो जी। हमारे इस यूनिवर्स के अलावा कोई यूनिवर्स ढूंढा नहीं जा सका है, तो फिर यदि कोई व्यक्ति मल्टीवर्स के बारे में बात करता है, तो ये एक फैक्ट ऑफ साइंस है या कपोल कल्पना है? अ, कल्पना, वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि हमें पता नहीं है, हो सकता उसके है जवाब आगे दो। हम चल के नहीं, पता चले। उसके बाद उनके बारे में बोलो।
इस विश्व को के अलावा कोई विश्व ढूंढा नहीं गया, इसलिए यदि कोई अन्य विश्व की बात करता है तो वो एक कल्पना है या फैक्ट है? अभी तो फिलहाल तो कल्पना है। कल्पना। हाँ, अब तुम बोलो, तुमको क्या बोला? क्यों ये जवाब मुझे चाहिए था कि फिलहाल तो ये कल्पना के ऊपर आधारित है। हाँ, अब पूछो। इमेज कल्पना है तो अभी सवाल ही नहीं बनेगा वो। एग्जैक्टली हम मसीही लोगों को काउंटर क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेनी चाहिए। भैया, जब इस विश्व को हम पूरी तरह से देख नहीं पाए, हमको अभी तक नहीं मालूम कि इसकी बाउंड्री कहाँ है, तो इसके बाद किसी यूनिवर्स के बारे में तो कपोल कल्पना है। और कपोल कल्पना के ऊपर आधारित चर्चा की क्या जरूरत है? किसी कोर्ट में जब किसी विषय के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, तो जो वहां पर विटनेस आते हैं, उनसे पूछा जाता है तुमने क्या देखा। यदि वो कहे कि सर मैंने सुना, लोगों को फलानी बातें बोलते सुना, जज इमीडिएटली कहता है सुनी सुनाई बातें नहीं, तुमने क्या देखा। यदि वो कहे कि सर मेरे पास 6 थियरियां हैं इसके बारे में, तो जज फिर से कहेगा कि तुमने क्या देखा। आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के द्वारा सत्य को प्राप्त करने का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का ये एक कड़ा नियम है। सुनी सुनाई बातें, कल्पना की बातें, थियरीज, यहां पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट के ऊपर स्टेट द फैक्ट्स। तो इसलिए मल्टीवर्स की जो लोग कल्पना करते हैं, ये लोग महज थियरी ला रहे हैं जिसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, और जिस चीज के लिए वैज्ञानिक प्रमाण ही नहीं है उसके बारे में एक ईश्वरवादी व्यक्ति को चर्चा करने की क्या जरूरत ओके। जी है? जी और जी। कुछ अ, आज? ऐ- ऐ- ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मल्टीवर्स है भी कुछ समय के लिए, अगर हम मान भी ले मल्टीवर्स है, तो हमें पता है कि हमारे जो ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है, और उसको शुरुआत अगर हुआ है तो कोई तो शुरुआत करने वाला है। तो गॉड एग्जिस्ट करेगा, अगर मल्टीवर्स भी होगा तो गॉड स्टिल एग्जिस्ट्स। हाँ, एग्जिस्ट। लेकिन यदि हम इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं तो हम अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। मतलब हम उसकी थियरी के लिए अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो ओके। एक कपोल कल्पित थियरी लाए, उसके लिए काहे को हम जस्टिफिकेशन दें? जी जी। हाँ, ओके, तो हमें कंक्लूडिंग पे हाँ, आ गए हम लोग, शायद मैं कंक्लूड कर देता हूँ तो। यस। धन्यवाद जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और आगे हम ऐसे और चर्चा करेंगे और विषय, दूसरे दूसरे विषय के ऊपर। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के ऊपर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना थॉट्स जो है वो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। और प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।